एक्चुअली जो आपको एज ए मैनेजर, चाहे आप फाइनेंस के हैं या नहीं हैं, इस चीज़ को आज समझ में आपके आना चाहिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के 2 इयर्स की परफॉर्मेंसेस को कैसे आप कंपेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं लाइक जो इनके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज होते हैं। जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर के पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज है। किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज होते हैं। मल्टीपल पोर्टफोलियोज का मतलब कि उनके पास बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। वो टैबलेट्स भी बेच रहे हैं, वाइटामिन भी बेच रहे हैं, सिरप्स भी बेच रहे हैं, वो एंटीबायोटिक्स भी बेच रहे हैं। अब ये पता करना कि उनमें से कौन सा बिजनेस लाइन इनको प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा बिजनेस लाइन इनको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो उसके लिए आपको अलग अलग तमाम पोर्टफोलियोज हैं, उनकी फिगर्स चाहिए। और ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, चाहे वो मेडिकल की कंपनीज होती हैं या यूनिलीवर है या जी है, ये आपको कंबाइंड फिगर देती है कि टोटल रेवेन्यू हमारा इतना हुआ है। तो उसके अंदर गेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आउटसाइडर्स आमतौर पे गेज नहीं कर सकते कि किस डिवीजन से ये पैसे कमा रहे हैं और किस डिवीजन में ये पैसे लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। लेकिन जर्नल हेल्थ आप ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं कि जनाब ये कैसे होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस कैसे होती है। और ये सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ना आता है, एंड बाय दैट टाइम आई होप कि आप लोग इतना ज़रूर समझते हैं कि जनाब अकाउंट रिसीवेबल क्या है, अकाउंट्स पेएबल क्या है, वेजेस पेएबल क्या है, और इस तरह की चीज़ें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, इक्विटी क्या है, ये चीज़ें आप समझते हैं तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कर सकते हैं। और आपको जो प्रोजेक्ट दिया है उसका एक पार्ट यही है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ हाँ, यही मैं क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा था, यही पे रही कि वो टुगेदर कर देते हैं सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना। ये पेप्सी में, कोक में, डोरिटोज में और लेज में, इन सब का प्रॉफिट वो कंबाइन कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइडर तो उसको एनालाइज कर सकते हैं कि वेयर दे आर मेकिंग मनी, वेयर दे आर लूजिंग मनी, लेकिन आउटसाइडर के लिए सिर्फ कंबाइंड होते हैं। तो ये क्लासिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि आप 2 साल या 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करें तो दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑर्गेनाइजेशंस आमतौर पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, यानी तमाम जितने भी सब यूनिट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को कंबाइन करके देते हैं, तो इसलिए से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। जी नीचे आइए। टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या है, देखिए एक यहाँ पे इनोवेशन कॉर्पोरेशन का दिया हुआ है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या है, 2009 का भी इनकम स्टेटमेंट दिया है, 2010 का भी इनकम स्टेटमेंट दिया है और 2011 का भी इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो तीनों इनकम स्टेटमेंट को जब आप सामने रखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी की 3 साल की परफॉर्मेंसेज है। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका जो नेट सेल्स है वो $600,000 है, उससे पहले $500,000 था और उससे पहले $400,000 है। ये देखिए, ये भी आपको जहन में रखने की जरूरत है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग्स है, हेडिंग्स के ऊपर ये लिख देते हैं इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है स्टेटमेंट, या मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिगर से आदमी परेशान हो सकता है। तो इसलिए आखिरी 3 डिजिट हटा देते हैं या आखिरी 6 डिजिट हटा देते हैं। अगर आखिरी 6 डिजिट हटा देते इसका मतलब है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में स्टेटमेंट है, आखिरी 3 डिजिट हटा देते तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो थाउजेंड ऑफ डॉलर्स में। तो एक चीज़ तो अच्छी नज़र आ रही है, आप देखें कि इनका जो नेट सेल्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो नेट सेल्स जो इनका बढ़ रहा है, तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स खोल दिए हो और नेट सेल्स बढ़ गए हो, लेकिन पर स्टोर इनकी जो सेल है हो सकता है कम हुई हो। दैट यू नीड टू एनालाइज।
तो ये डीपर एनालिसिस में आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। या नेट सेल्स इस वजह से भी बढ़ गई हो कि उन्होंने कोई एक्विजिशन की हो लास्ट ईयर में, अब नया बिजनेस यूनिट ऐड हो गया, तो सेल्स बढ़ जाएगी। तो यू शुड टेक इनटू अकाउंट ऑल दीज थिंग्स। फिर आप देखिए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो ग्रोथ का पैटर्न है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो कम से कम होना चाहिए। तो आप देखें कि ये इसको आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने परसेंट रही है नेट सेल्स की। जैसे 370 को आप 600 से डिवाइड कर दें तो ये जो है 50% से ज़्यादा आएगा, जबकि उससे पिछले वाले को डिवाइड करें तो ये आएगा 66%, और यहाँ पे भी कुछ आएगा 62-63%। तो आप ये देखें कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनका शायद थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना परसेंट है। फिर इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट इनका कितना परसेंट है वो आप कैसे पता कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो पता चल जाएगा कि भाई इतना परसेंट इस साल सेल हुआ। और अगर 2010 का मालूम करना चाहेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 500 यानी 40%, तो 40% इनका ग्रॉस प्रॉफिट है। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट 3 साल के जब आपके पास आ जाएंगे तो यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन से साल इनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। फिर एक्सपेंसेस हैं इनके, आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि इनके एक्सपेंसेस मैं समझ रहा हूँ कि 2010 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 115 से 160 हो गया। लेकिन आप एक्सपेंसेस को भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस इन टर्म्स परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। जैसे 115 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे रेवेन्यू में एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना है, और फिर आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि भाई किस साल इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा अच्छे रहे। तो ये तरीक़ाकार होता है पता करने का कि कंपनी के वो अपने ही बेंचमार्क से, खुद अपनी परफॉर्मेंस से कैसे जा रही है, अच्छी जा रही है, बेहतर जा रही है। अभी हम इनके कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि खुद अपनी लास्ट ईयर के परफॉर्मेंसेस से ही अच्छे जा रहे हैं या बुरे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर नेट इनकम है, जैसे मिसाल के तौर पर $36 36 को 600 से डिवाइड कर दीजिए, 40 को 500 से डिवाइड कर दीजिए, और 50 को 400 से डिवाइड कर दीजिए, तो नेट इनकम की परसेंटेज पता चल जाएगी। और वो परसेंटेज कैलकुलेट करने से बगैर ही पता चल रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है। कुछ आप बताएंगे क्यों डिक्लाइन हो रही है? जी सर, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया है, और उनके एक्सपेंसेस जो है कंपेयर टू उनके जो प्रीवियस 2 इयर्स हैं वो ज़्यादा उनके इंक्रीज हो गए हैं जी, और उनके रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी 400 से 500 हुआ, 500 से 600 हुआ, लेकिन नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट वो उनका कम हो रहा है। पहले $50 था, फिर $40 हो गया, फिर $36 हो गया। तो दिस इज नॉट ए हेल्दी सिचुएशन। ये तो आप एक आम से भी, अगर आप थोड़ा सा भी प्लस माइनस जानते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई इस कंपनी की विद द पैसेज ऑफ टाइम परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो रही है। अब डिटेरियोरेट किस वजह से हो रही है? इनकी सेल तो बढ़ रही है, 400 से 500 हुई तो ये जो है वो 20% बढ़ी, 500 से 600 हुई तो कोई 16% बढ़ी। तो सेल तो इनकी बढ़ रही है, ठीक है कि 2010 में ज़्यादा बढ़ी, 2011 में इनकी सेल्स कम बढ़ी, लेकिन उनका प्रॉफिट कम हो रहा है। जी जनाब सज्जाद साहब। नहीं सर, मैं जो वो ईयर्स मिक्सअप कर रहा था, मैंने देखा कि नेट इनकम तो इंक्रीज हो रही है, ये ऐसे कैसे उनका वो हो रहा है? तो वो ईयर्स रिवर्स कर दिए थे मैंने, सॉरी। हाँ जी, ये डिक्रीज हो रहे हैं एक्चुअली, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ये 2009 पहले दे देते हैं, फिर 10 दे देते हैं, फिर 11, और बाद अक्सर औक़ात जो लिखते हैं वो इसी तरह लिखते हैं 2011, 10 और 9, ठीक है। अब नीचे आइए, तो ये आपको एक एनालिसिस से पता चल गया कि भाई कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। अब ये एक ऑब्वियस एनालिसिस है, अब उसके अंदर और मजीद ज़्यादा आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे वही करके दिखाया हुआ है कि जनाब कितने परसेंट इनकी जो सेल्स है वो 20% इंक्रीज हुई है 2010 में, 11 में 20% इंक्रीज हुई है,
और 2010 में 25%। और ये इसका तरीका क्या है, 2010 की सेल्स को डिवाइड कर दिया उन्होंने 2009 से की सेल से, तो पता चल गया कि 2010 की सेल्स कितनी डिक्रीज हुई है। इसी तरीके से 2011 की सेल्स को 2010 से डिवाइड किया तो उनको पता चल गया ओवर लास्ट ईयर उनकी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है, ये काम आप नहीं करेंगे कि एक ही ईयर से यानी 2009 से नहीं डिवाइड करेंगे दोनों को, बल्कि इसका तरीका होता है कि ओवर प्रीवियस ईयर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो 2011 में परफॉर्मेंस कैसी रही है, 2010 के सेल से डिवाइड करके देख लीजिए। 2010 में परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस सेल्स को 2009 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो आप देख लीजिए कि इनका जो सेल्स है 2010 में 2011 में 20% इंक्रीज हुआ है, जबकि 2010 वाज बेटर, 25% इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज ग्रोथ में ये नीचे चले गए। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो इनका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है नेट इनकम, वो माइनस करके देख रहे हैं। ये भी एक तरीका है, माइनस करके भी देख सकते हैं आप, डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप। तो ये माइनस करके देख रहे हैं तो बता रहे हैं कि भाई 2011 में तो इनको $4,000 का कम प्रॉफिट हुआ है, 10 में कितना 2010 में $10 का कम प्रॉफिट हुआ है। और उसकी परसेंटेज भी उन्होंने बता दी है डिवाइड करके, 4 डिवाइडेड बाई 40 तो 10%। ठीक है, ये परसेंटेज, ये सिंपली प्लस प्लस माइनस परसेंटेज यही है। तो ये आप इसको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि जनाब इनकी प्रॉफिट की ये पोजीशन है, इनकी सेल्स की ये पोजीशन है, इनके ग्रॉस प्रॉफिट की ये पोजीशन है। ठीक है, अच्छा अब नीचे आइए, इवेलुएटिंग परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स एंड अर्निंग्स। वो सेल्स एंड अर्निंग्स की जो है वो अर्निंग्स यानी नेट इनकम के सेल की परसेंटेज कितनी चेंज हो रही है वो आपने ऊपर देखा, नेट इनकम की परसेंटेज कितनी चेंज हो रही है तो वो आपने ऊपर देखा। अच्छा, परसेंटेज इज बिकम मिसलीडिंग व्हेन द बेस इज स्मॉल। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने जो है ना एक कंपनी है उसने स्टार्ट लिया इस साल, तो उनका प्रॉफिट आया $100। अब अगले साल उन्होंने जरा सा अपनी चीज़ें सेट कर ली, लोगों को पॉइंट कर लिया, ट्रेंड कर लिया, तो अगले साल जो है उनका $900 आ गया प्रॉफिट। अब वो तो श्योर मचाएंगे कि जनाब हमारा तो 900% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, 900% प्रॉफिट है कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन दैट इज ओवर ए वेरी स्मॉल बेस। तो ये जस्टिफिकेशन जो होती है ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है क्या वो कोई किसी स्मॉल ग्रोथ के ऊपर है, स्मॉल बेस के ऊपर है। लास्ट ईयर उनकी कंपनी का साइज छोटा था और उन्होंने कई एक्विजिशंस कर ली तो कंपनी का साइज बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इस साल उनकी सेल बहुत ज़्यादा हो गई। ये देखना होता है। इसकी मिसाल सबसे अच्छी क्या है कि इमरान खान जैसे बहुत ज़्यादा दावे कर रहे हैं, उनकी टीम बहुत ज़्यादा दावे कर रही है कि हमारी जो है ये सेल ग्रोथ इतनी हो गई है और हमारे एग्रीकल्चरल ग्रोथ इतनी हो गई है, हमारे रिमिटेंसेस इतने अच्छे हो गए हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने अच्छे हो गए, लेकिन वो 2021 को कंपेयर कर रहे हैं 2020 से, और 2020 को कंपेयर कर रहे हैं 2019 से। अब 2019 में तो बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से और रिसेशन की वजह से इकोनॉमी हिट हुई थी, तो 2019 की परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है कंपेयर टू 2018। तो इसका मतलब है 2020 में वो एक स्मॉलर बेस के साथ कंपेयर करके अपने आप को खुश हो रहे। वो अगर वाकई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो 2018 के फिगर से अपने आप को कंपेयर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देखो मिसाल के तौर पे 2018 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर एग्जाम्पल % कहता है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट 7% था, विच इज वेरी गुड। अच्छा, 2019 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वाज 1.5%। अच्छा, उसके बाद 2020 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया 3%। तो अब आप बहुत खुश हो रहे हैं कि भाई हमारा तो जीडीपी ग्रोथ रेट डबल हो गया। क्यों? क्योंकि आप एक स्मॉलर बेस से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल 1.5% था, अब 3% हो गया। स्टिल बोथ फिगर्स आर लोअर देन 7% ऑफ 2018। और फिर इस साल वो कह रहे हैं 4.5% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाएगा।
तो इसका मतलब हमने 50% और रेज कर लिया। स्टिल दे आर लैगिंग बिहाइंड दैट 7% ऑफ 2018। अब उसके रीजंस है, रिसेशन है, कोरोना है, मिसमैनेजमेंट है, सारी चीजें। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये सबसे ज्यादा डिसीविंग होते हैं। और आप एक ही स्टैटिस्टिक्स को मैं अगर लेकर के एक्सप्रेस करूंगा तो बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर दे सकता हूँ, दूसरा स्टैटिस्टिशियन है वो डिफरेंट पिक्चर देगा। तो इसीलिए आप देखेंगे टेलीविजन पे जब एहसन इकबाल आता है तो कहता है इन्होंने तो इकनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, और जब असद उमर आता है या तरीन आता है तो वो कहते हैं हमने इधर इतना इम्प्रूव कर लिया, इतना उधर इम्प्रूव कर लिया। वो डिफरेंट बेसिस लेकर के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। ये तो समझ में आई बात या नहीं आई? सर यहाँ तक तो क्लियर है बात, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड से तो होने चाहिए ना, इससे स्टैंडर्ड को बेस बना के जो आप प्रेजेंट कर सकें कि ये स्टैंडर्ड है जो सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है, जिस पे सब एग्री भी कर सकें कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है अपने फिगर्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं और आगे अभी हम स्टैंडर्ड्स ही पढ़ेंगे। लेकिन डेटा में मैनिपुलेशन बहुत आसान होती है और स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट करने के स्टाइल से आप फैक्ट्स को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। इसी वजह से कहते हैं ना कि देयर आर लाइज, एब्सोल्यूट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसलिए जब भी कोई साहब आपके सामने डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इंटरप्रेट करने का उनका तरीकाकार क्या है। दैट्स वाई आप देखिए कि सेम डेटा के ऊपर अपोजिशन शोर मचा रही होती है कि भाई ये तो बड़ी परफॉर्मेंस खराब है, और सेम डेटा के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो क्लेम कर रही होती है जनाब हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं कर रहे बल्कि अपने अपने लिहाज से उसको यूज करके एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए ट्रेंड परसेंटेजेस पे। देखो एक तरीका जो होता है ना ये परसेंटेज से हो जाता है, जैसे सेल्स 450 है, 360 है, इस तरह करके इन्होंने सेल बना दी है। और नेट इनकम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की 22,950 और इस तरीके से। तो आप ट्रेंड की परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। पहले इन्होंने सेल्स की परसेंटेज निकाली है। सेल्स की परसेंटेज कैसे निकाली है कि 312,000, हम राइट से चल रहे हैं, 312,000 डिवाइडेड बाई 300,000 तो वो हो जाएगा 104,000। इसी तरीके से 2008 में 6 में क्या किया है, 321,000 डिवाइडेड बाई 312,000 तो वो आ गया आपका 107,000। तो ये जो परसेंटेज आ रही है, परसेंटेज किस तरह आ रही है, उस साल की सेल को पिछले साल की सेल से डिवाइड कर रहे हैं आप। हर साल की सेल को उसके पिछले साल की सेल से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपके पास एक फिगर आ गई है, एक शक्ल आ गई है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की सेल जो है कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रही है। और 2011 में तो बहुत कमाल किया है उन्होंने, 150% इंप्रूव हो गई है। ठीक, नेट इनकम भी अगर इस कंपनी की आप देखें तो नेट इनकम भी लिखा हुआ है 15,000, 15,600, 19,200। इसमें भी इसी तरह करेंगे आप, या 15,600 को डिवाइड करेंगे 15,000 से तो 104 आ गया। इसी तरीके से उससे प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर रहे हैं तो 128 आ गया, 153 आ गया। इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कहेंगे कि भाई इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली ये इम्प्रूव कर रही है अपनी सेल को, नेट इनकम को, सिवाय 2010 के ईयर में जिसमें जो है वाज नॉट एट पार विद प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। आप देखेंगे 100, 104, 128, 143, 153 ये सब इंक्रीजिंग है। दरमियान में एक डिप है 97% का, वो डिप जो है वो इस वजह से। ओके जी, नीचे आइए। तो ये सिंपली परसेंटेजेस हैं, ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी देख लीजिए इन्होंने क्या किया है कि जनाब ये कंपोनेंट की परसेंटेजेस निकाली हैं। 100,000 सेल है, 600,000 सेल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि नेट सेल्स तो जाहिर है कि 100% होता है। जब भी आप किसी चीज़ की एनालिसिस करेंगे और परसेंटेज में करेंगे तो नेट सेल्स तो 100 हो गया, वो सबसे बड़ी फिगर है, नेट सेल्स 100। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 700,000, तो 700,000 का मतलब हुआ उसकी आप सेल्स देखिए तो 70% हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स का 70% है। कैसे 70% है? 700,000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन। और इसी तरीके से दूसरी जो फिगर है 2010 की 360,000 डिवाइडेड बाई 600,000 वो 80% हो गया।
अब इसको देखें कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2010 में 80% है और 2011 में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70% है। कौन सा साल अच्छा हुआ? हाँ सिद्रा। सर 2010। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2010 में कम है। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको कहते हैं? जो आइटम आप खरीदते हैं बेचने के लिए, जैसे आपकी रिटेल की शॉप है, आप फर्नीचर खरीदते हैं बेचने के लिए, तो जितना भी फर्नीचर आप इस साल बेचेंगे वो सब उसकी अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपकी 2010 में 60% थी, 2011 में 70%, मतलब आपको प्रॉफिट कम आएगा। तो आप देखिए कि नेट इनकम जो है, नेट इनकम इन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस जो है इनके 250,000 60,000 है। ये 1 मिलियन से 700,000 और 250,000 को माइनस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम आ गई। अब आप देख लीजिए, क्योंकि 2011 में इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नेट इनकम 5% है, 2010 में इनके इनकम कम है, इसलिए इनके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम है, तो उनके नेट इनकम 10% है। यस सज्जाद साहब। सर समझ में कंपोनेंट आवाज बंद हो परसेंटेजेस गई। जो मुझे दिख रहा है, आवाज आ रही है ना सर आपको? जी जी आ रही है। जी, वो जो कंपोनेंट परसेंटेजेस इन्होंने निकाली हैं उसूलन ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आप इन्फ्लेशन रेट मेजर करते हैं कि इतना परसेंटेज चेंज आया है पिछले साल से। तो ये लोग तो आई मीन थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है मुझे बेसिकली, कि इस तरह से क्यों क्यों लग रहा है हम भाई? प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आपकी सॉरी परफॉर्मेंस जो है दो तरह से कंपेयर की जाती है। एक ये कि आपके क्लास फेलोज के मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और आपकी लास्ट ईयर के मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आपके घर वाले कहते हैं ना आपको, पिछले साल तो तुम सेकंड आए थे, इस साल थर्ड आ गए, तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो गई। सुना है ना आपने? तो एक तो आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है पिछले साल से, और एक आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है अपने क्लास फेलो से। आप सेकंड आ गए, आपके घर वाले फिर भी कहेंगे देखो यार वो हमीद वो फर्स्ट आ गया और तुम सेकंड आ गए, तुम थोड़े से ज्यादा पढ़ते तो तुम भी फर्स्ट आ सकते थे। तो ये दो तरह से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं कंपैरिजन विद योर ओन परफॉर्मेंस, और जाहिर है कि आपकी कंपैरिजन पास्ट परफॉर्मेंस से ही होगी ना, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा अवेलेबल है, फ्यूचर परफॉर्मेंस का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उससे आप कैसे कंपेयर करेंगे। और कंसेक्टिव ईयर्स को कंपेयर करना आसान होता है, अगर आपने एक साल छोड़ करके एक साल कंपेयर किया तो बीच में खुद ही गैप आ गया ना। सर आपके अपने केपीआई से भी तो आपका कंपैरिजन हो सकता है ना, बिकॉज जनरली इन ऑर्गेनाइजेशंस तो हम जो हमें साल के शुरू में केपीआईज मिलते हैं उसी से आपके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन होता है, मोस्टली लास्ट ईयर की बजाय। जी बिल्कुल सही बात है, वो फिर आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर हो रही है एक स्टैंडर्ड्स के आगे, ठीक है। वो स्टैंडर्ड इसमें क्या है कि कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये तीन तरह से कंपैरिजन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक कंपैरिजन होता है कंपेयर टू पास्ट ईयर्स, एक कंपैरिजन होता है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, और एक होता है कंपेयर टू जनरल इकोनॉमी। मिसाल के तौर पर इकोनॉमी में आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन 15% का प्रॉफिट कर रहे हैं और आप 12% का प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इकोनॉमी में उतना बेनिफिट नहीं ले रहे जितने दूसरी कंपनीज ले रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपकी टाइप ऑफ इंडस्ट्री की वजह से ऐसा है, और यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस, और यू आर इन ए डिक्लाइनिंग बिजनेस, यू नीड टू चेंज द बिजनेस। तो ये इस तरह से आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहली कंपेरिजन होती है वो होती है कंपेयर टू योर ओन पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि हम ये देखेंगे भाई आप पहले से बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब आ जाइए, तो इसके लिए सिंपली रेशियोज होते हैं। नीचे आइए जरा, ये रेशियोज, और नीचे आइए, लिखा हुआ होगा रेशियोज लिखे हुए, वहां पे आ जाइए, ठीक है। देखिए ये इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ के बारे में बताया हुआ कि देखिए सबसे पहले आप किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, यानी आपका कंपैरिजन अपने ही साथ हो रहा है कि आप अपने लिहाज से वक्त के साथ साथ इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। दूसरा कंपैरिजन जो है वो इंडस्ट्री के साथ है। अगर आप फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्रो के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से आपको कंपेयर किया।
ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स नीचे आ जाइए। ठीक, अब ये क्वालिटी एसेट्स एंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डेट, ये यहाँ पे आप कर रहे हैं कि बेसिकली जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है और क्रेडिट रिस्क कैसा है। मतलब कहने का ये है कि जब आप अपना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पब्लिक करते हैं और पब्लिक करने के बाद आप बैंक के पास जाते हैं कि जनाब मुझे लोन दे दीजिए, तो बैंक क्या करता है, आपके पास 3 इयर्स का 5 इयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करता है और लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है और उसको देखता है कि जनाब आप जितना लोन मांग रहे हैं क्या आपके पास इतना इनफ कैश फ्लो है कि आप फ्यूचर में पे कर सकेंगे। अगर आपके पास इतना इनफ कैश फ्लो नहीं है तो बैंक विल बी रिलक्टेंट टू पे यू, क्योंकि आप क्रेडिट रिस्क आपका हायर है। तो बैंक के पास तो आपकी जो डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स, वही है जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बास केसेस में जब वो इन स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, इन्वेंट्री की डिटेल्स ले सकते हैं, सेल्स की डिटेल्स ले सकती हैं, अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल्स की डिटेल्स ले सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में आपकी एबिलिटी कैसी है प्रिंसिपल पे अमाउंट पे करने की और इंटरेस्ट अमाउंट पे करने की। तो सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन की पे की जो एनालाइज की जाती है दैट इज मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। मतलब कंपनी के पास फ्यूचर में भी और करंट स्टेटस में भी क्या इतना कैश है कि वो आगे के सारे एक्सपेंसेस कवर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रेशियोज होते हैं और ये बहुत आसान। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी पे बात कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा लिक्विडिटी क्या है कि आपकी एबिलिटी टू जनरेट एनफ कैश तो टू मीट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें सबसे पहला चीज के एसेट के पहला रेशियो क्या है, करंट एसेट, सॉरी करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या देखते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब करंट एसेट में आपकी क्या चीजें होती हैं, करंट एसेट में आपके पास होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। ये 3 चीजें आपकी करंट एसेट में होती हैं। क्यों, क्योंकि कैश तो है ही कैश, और इन्वेंट्री वो चीज है जो आप बेचने के लिए रखते हैं अपने पास, तो वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, जब बिकेगा कैश में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इन्वेंट्री भी कैश के करीब करीब चीज है। और अकाउंट रिसीवेबल भी कैश के करीब करीब चीज है कि ये आपने सेल कर दिया ऑलरेडी और ये आपके पैसे वापस आने वाले महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, और अगर शॉर्ट टर्म नोट्स रिसीवेबल हैं तो वो भी, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। तो आमतौर पे आपके करंट एसेट्स में कैश, इन्वेंट्री, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री को लिया जाता है इन दैट ऑर्डर। ये आपका करंट एसेट है। मतलब ये क्या, ये वो चीजें हैं जो अभी कैश है या जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही। इसी तरीके से आपके करंट एसेट्स लिए जाते हैं। यानी आपको देखिए, एक जर्नल नॉलेज के लिहाज से देखें, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आप अपने घर का खर्चा चलाते हैं, आप देखते हैं कि भाई मुझे अपनी सैलरी से इतने पैसे आते हैं, रेंट से इतने पैसे आते हैं, और मैंने जो गाड़ी क्रीम पे लगाई हुई है उससे इतने पैसे आते हैं। ये 3 सोर्स है आपके, जिससे आपकी इनकम आती है। फिर आप अब देखते हैं कि जनाब आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपने घर का रेंट देना है, गाड़ी का पेट्रोल देना है, रिपेयर मेंटेनेंस देना है, मंथली ग्रोसरी लेनी है, डेली की ग्रोसरी खरीदनी है, ठीक है, हेल्थ के लिए थोड़े से पैसे रखने हैं, बेगम की शॉपिंग के लिए थोड़े से पैसे रखने हैं। तो आप देखते हैं कि भाई मेरी टोटल इनकम जो है वो 2 लाख रुपए और मुझे जो स्पेंड करना है 180,000 करना है इस महीने। तो देन यू आर इन ए हेल्दी पोजीशन, स्टिल 20,000 विल बी लेफ्ट। लेकिन सिचुएशन ये है कि आपके पास 200,000 रुपीज की इनकम है और आपको इस महीने 250,000 करना है। तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशियो है वो 0.8 है, यानी 1 से कम है। जब 1 से कम है इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफ एसेट्स नहीं है करंट कि आप अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा किसी से। आर यू गेटिंग दिस या नहीं? आ रहा सर, थैंक यू।
मतलब ये सिंपल घर के मिसाल से समझिए कि करंट एसेट से मुराद है कि आपकी इस महीने की इनकम क्या होगी, और करंट लायबिलिटी से मुराद ये कि इस महीने का खर्चा क्या होगा। अब अगर आपका करंट एसेट ज्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, तो आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, तो हम कहेंगे कि यू आर इन ए हेल्दी पोजीशन। बिल्कुल 1.1 आए तो आपको पता है कि बाज इनकम आपके पास लेट आते हैं, लेकिन लायबिलिटीज आपके पास पहले आ जाती हैं। स्कूल की फीस, घर का रेंट, ये सब चीज़ें, और ग्रॉसरी, ये सब चीज़ें तो आपको मंथ के शुरू में करने पड़ते हैं। लेकिन सैलरी आती है आपकी 10 तारीख को, करीम का रेंट आता है आपका 20 तारीख को, और आपका जो हाउस रेंट आता है वो भी समझिए 15 तारीख को आता है। तो आपकी लायबिलिटी, जो आपको रिसीवेबल्स हैं वो बाद में आते हैं, आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो पहले खड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब है आपके पास भी इतना इनफ पैसा जरूर होना चाहिए कि ये जो गैप है आपका अर्निंग्स का और पेमेंट्स का, उसको कवर कर सके। और इंडस्ट्री में उसकी वजह क्या है? इंडस्ट्री में उसकी वजह ये है कि आप पहले एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उनको वेजेस और सैलरीज देते हैं, बिल्डिंग का रेंट देते हैं, यूटिलिटीज़ का बिल देते हैं, सप्लायर से माल खरीदते हैं, उसको पे करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, वो रिटेलर्स को देता है, रिटेलर जब सेल कर देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को पे करता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको पे करता है। क्या मतलब हुआ कि आपको ज़्यादा पहले पैसे खर्च कर देने पड़ते हैं, फिर वो रिकवर होता है। अच्छा, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो इसका मतलब अब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि अब आपको ज़्यादा लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। देन यू नीड टू लुक इनटू कि अगर हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो क्या उस ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए कंपनी एनफ लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। तो उसका तरीका क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ इंडस्ट्रीज़ में ये 1.1 होता है, बाज़ इंडस्ट्री में 1.3 होता है, बाज़ इंडस्ट्रीज़ में 1.4 होता है। तो ये रेशियो कैलकुलेट करके आप पास्ट ईयर से देख सकते हैं अपने कि भाई पास्ट ईयर में हमारा ये रेशियो 1.3 था, इस साल हमारा ये रेशियो 1.4 है। वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। और इसी तरीके से एंग्रो का जो है कि करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 1.5 है, हमारा 1.6 है। इट मीन्स हम ज़्यादा बेहतर कैश कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं करंट रेशियो। और करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी आसान तरीका है, वो ये है कि आप करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दें। भाई करंट एसेट मेरे 2 लाख है, करंट लायबिलिटी मेरे 1.5 लाख है, इसका मतलब 50,000 रुपये मेरे पास एक्सेस होंगे। ये है वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल मेरे पास होगा। आप माइनस करके भी देख सकते हैं और डिवाइड करके भी, दोनों से आप एक ही चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली एनालिसिस होती है ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी, ऑर्गेनाइजेशन की ये पोजीशन कि वो अपने लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसका तरीका क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इसका रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी कर सकते हैं, एंड दिस शुड बी पॉजिटिव। जी चले आगे चले। करंट रेशियो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे 1.8 आ रहा है, तो 1.8 इज हेल्दी। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं करंट रेशियो के। क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री में हो सकता है ये 3 हो, क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री में ये लॉग खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं, फिर अपने रिटेलर्स को शिप करते हैं, फिर वहाँ पे वो बिकने में 2-3 महीने लेते हैं, देन दे गेट बैक देयर मनी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनका करंट रेशियो कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स हेल्दी है या नहीं। एयरलाइन का अगर करंट रेशियो 0.9 भी है तो भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वजह उसकी ये है कि एयरलाइन को तो लोग पैसे पहले देते हैं, ट्रैवल बाद में करते हैं। तो इसलिए आपको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री देखना पड़ेगा कि करंट रेशियो का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, और आप जिस कंट्री को, जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं उसका करंट रेशियो क्या है। क्विक रेशियो, हाँ क्विक रेशियो भी करंट रेशियो की एक किस्म है। आपको मैंने बताया कि करंट रेशियो में करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। और करंट एसेट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल,
और तीसरा इन्वेंट्री। ठीक, बाज़ एनालिस्ट ये कहते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेंट्री स्लो मूविंग हो सकता है, तो इसलिए इन्वेंट्री को इंक्लूड करना करंट रेशियो में सही नहीं है, वो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देते हैं। करंट एसेट में सिर्फ लेते हैं कैश और अकाउंट रिसीवेबल और उसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, तो उसको ये कहते हैं क्विक रेशियो, और इसे एसिड टेस्ट भी कहते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर पता चल जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट्स को, पेमेंट्स को पे करने के काबिल है या नहीं। यानी सेम कंपनी का आप देख लीजिए, जब इन्होंने क्विक रेशियो ने कैलकुलेट किया है 1.06 आया है। इट मीन्स कि कंपनी के पास स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा कैश है टू पे इट्स लायबिलिटी। उसके बाद आप डेट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट रेशियो का मतलब होता है कि टोटल लायबिलिटीज कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये डेट रेशियो कहलाता है। डेट रेशियो ये देखा जाता है कि भाई कंपनी की फ्यूचर में अपने डेट्स को पे करने की एबिलिटी कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 रुपए का एसेट हो और 100 रुपए की लायबिलिटी हो, तो ये बड़ा रिस्की सिचुएशन है कि जितने मेरे पास एसेट्स हैं उतनी मेरे पास डेट भी है मेरे ऊपर। तो अगर मेरे एसेट्स थोड़े से भी कम होते हैं या मेरी सेल्स थोड़ी सी भी स्लो होती है तो मैं अपने लायबिलिटी को पे करने के काबिल नहीं रहूँगा। तो चूंकि ये डेट रेशियो है, इसको 1 से कम होना चाहिए, और जितना कम हो उतना अच्छा है। यानी इसलिए इसका तरीका क्या होता है कि आप टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर देते हैं, ये डेट रेशियो कहलाता है। अच्छा, इसका बहुत कम होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है डेट रेशियो का। इसका मतलब ये है कि आप अननेसेसरीली आपने एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी बजाय आप उन एसेट्स को अगर आ दें और डेट ले लें तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जिसको लिवरेजिंग कहते हैं। लिवरेजिंग क्या है कि आप बैंक से पैसा लें, उसके ऊपर बिजनेस करें और 15% अर्न करें, बैंक को 10% दें और 5% का फ्री स्प्रेड एंजॉय करें, जिसके बेसिस के ऊपर ये सारी यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज काम करती है, डेट लिवरेजिंग करती है, गेयरिंग करती है। तो ये भी कि अगर आपका टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट बहुत ही कम है तो ये उन एनालिस्ट के नज़दीक कोई बहुत अच्छी बात नहीं। वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि जनाब तो आप अपनी ज़मीन बेच दीजिए, आप अपनी बिल्डिंग बेच दीजिए, इस पैसे को बिजनेस से निकाल लीजिए और आप उनको रेंट पे ले लीजिए, डेट फाइनेंसिंग कर लीजिए। तो ये टेक्निक्स होती है फाइनेंस के लोगों की, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है पाकिस्तान में, मैंने देखा है, सऊदी अरब की कई कंपनीज को मैंने देखा है कि वो डेट पे काम नहीं करते, टोटल कैश पे काम करते हैं। मगर ये अमेरिकन की, यूरोपियंस की अप्रोच है, क्योंकि वो ज़ाहिर इंटरेस्ट को बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में यूज़ करते हैं। तो आगे आइए, इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल रेशियोज। अब फाइनेंशियल रेशियोज की इन्होंने डिटेल दे दी है, आइए। अच्छा जनाब, तो इन्होंने बताया है कि भाई अब कैसे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए एक जो आपके पास चीज़ है वो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनीज के लिए भी अवेलेबल है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए भी अवेलेबल है, वो है उनकी एनुअल रिपोर्ट्स। और वो सर्टिफाइड एनुअल रिपोर्ट्स होने चाहिए, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं और फिर आप कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के इन्फॉर्मेशन से। अगर आप एंग्रो को एनालाइज कर रहे हैं तो उसके रेशियोज निकालने के बाद आप फौजी फर्टिलाइजर की भी रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजफुलनेस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज क्या है? फाइनेंशियल रेशियोज आपको पिक्चर तो दे देते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हाइड भी होती है इसके अंदर, फिर उसके लिए मजीद सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस चाहिए होती है। हिडन क्या होता है? जैसे में हिडन तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए फिर देन यू नीड टू डू फर्दर एनालिसिस। जैसे मिसाल के तौर पे लाइफो यूज़ कर रहा है एंग्रो, फाइफो यूज़ कर रहा है फौजी फर्टिलाइजर, तो अब दोनों के इसमें फ़र्क आएगा, क्विक रेशियो में भी फ़र्क आएगा, करंट रेशियो में भी फ़र्क आएगा, ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो विंडो ड्रेसिंग कर देती हैं। विंडो ड्रेसिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एनुअल स्टेटमेंट का टाइम आता है तो वो कुछ एक्सपेंसेस रोक लेते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रोक लेते हैं, उससे उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बेहतर नज़र आती है। तो वो फिर आपको जो पिक्चर मिलता है वो थोड़ा सा ओवर मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मिलता है कंपेयर टू एक्चुअल पिक्चर के। तो विंडो ड्रेसिंग का इलाज ये है
कि वो अब ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जा रहा है कि जनाब आप क्वार्टरली रिपोर्ट दें। जब आप क्वार्टरली रिपोर्ट देंगे तो एक क्वार्टर में अगर आप अपनी कुछ चीज़ों को, एक्सपेंसेस को रोक भी लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रोक भी लेंगे, देन यू हैव टू डू दैट इन द सेकेंड क्वार्टर। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्शन नहीं आई तो सेकेंड क्वार्टर में आ जाएगी। तो इस तरह से विंडो ड्रेसिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आजकल जाहिर है इसके ऊपर सख्तियाँ की जा रही है। लिक्विडिटी, क्रेडिट रिस्क एंड द लॉ। देखिए बात ये, लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपकी लिक्विडिटी अच्छी है, जो आपके रेशियोज हैं वो आप शो कर रहे हैं कि आपकी लिक्विडिटी अच्छी है, तो आपकी लो क्रेडिट रिस्क है। और ये जितने भी स्टैंडर्ड एंड पुअर, अर्नस्ट एंड यंग और कई कंपनीज हैं जो अमेरिकन कंपनीज को, ख़ास तौर पे कंट्रीज़ को और बहुत सारी बड़ी बड़ी दूसरी कंपनीज को भी, दूसरे मुल्क कंपनीज को भी रेटिंग इश्यू करते हैं। AAA, AA, BB, BBB, इस तरह की रेटिंग्स इश्यू करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्रेडिट रिस्क कितना ज़्यादा है। जिस कंपनी की रेटिंग AAA है तो क्रेडिट के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के पास कैपेबिलिटी है, एसेट्स है कि वो पे कर सकती है। अच्छा, बाज़ लोगों की क्रेडिट रिस्क इतनी अच्छी, स्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, क्रेडिट रिस्क हाई होता है, उनकी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और वो बैंक से लोन लेते हैं, एसेट्स को मॉर्टगेज करके लोन लेते हैं। अगर तो एसेट्स को उन्होंने सही तरीके से इवेलुएट करके मॉर्टगेज करके लोन लिया है तो ये उनकी लायबिलिटी है कि उस लोन को पे करें। लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो ज़ाहिर है उसकी लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब है, आगे जा कर के मज़ीद ख़राब होने के इम्कानात हैं या नहीं, ये इवेलुएट करना पड़ेगा। तो एज ए रिज़ल्ट जो है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। जब बैंकरप्ट हो जाती है तो एक्चुअली गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे देती है। एक आदमी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो लोन पे कर सके, आप क्या करेंगे? उसे मारेंगे? मारें, फिर भी वो पे लोन नहीं पे कर सकेगा। तो फिर वो गवर्नमेंट, वो बैंकरप्सी बाकायदा फाइल करते हैं। अमेरिका में तरीका क्या क्या है, वो बैंकरप्सी बाकायदा फाइल करते हैं और फाइल करके गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मांगते हैं कि भाई ये हमारी इसमें फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमारी लायबिलिटीज़ है, तो अभी हम लोन नहीं पे कर सकते, तो हमें टाइम दिया जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो उनको फिर टाइम दे देती है, 2 साल 3 साल, जो भी जिस तरह की पोजीशन है, ठीक है जनाब आप जो है उसको ठीक करें। इस दौरान क्रेडिटर्स को वो पेमेंट नहीं करते बल्कि अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करते या बहुत कम पेमेंट करते। और अगर कंपनी पोजीशन इतनी ख़राब हो कि बैंकरप्सी फाइल होने के बाद उम्मीद नहीं है कि कंपनी रिकवर कर सकेगी, तो कंपनी को उसके एसेट्स को सेल करके सबसे पहले लोन्स पे किए जाते हैं, फिर सप्लायर्स को पे किया जाता है, फिर जो पैसा बच जाता है ओनर्स को पे किया जाता है, इक्विटी होल्डर्स को पे किया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो लोन पे गारंटीज वगैरह भी लेते हैं, कोलेटरल लेते हैं। आप लोन लेने जाएं तो आपकी ज़मीन को मॉर्टगेज कर देते हैं, मशीन को मॉर्टगेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, अब मेजर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को आप कैसे मेजर करेंगे? का इनकम स्टेटमेंट है मल्टीपल स्टेट। मल्टीपल स्टेप क्यों इनकम स्टेटमेंट है? क्योंकि उसके अंदर नेट सेल्स की भी डिटेल है, ग्रॉस प्रॉफिट को भी उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हैं, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतने हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने हो गए। फिर उसके बाद उसमें से उन्होंने इंटरेस्ट को कितना माइनस किया है, टैक्स को कितना माइनस किया है। तो ये मल्टीपल स्टेप्स में इनकम स्टेटमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि आप इसके ज़रिए से रेशियोज ज़्यादा अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर सिंपल होता कि जनाब सारे एक्सपेंसेस एक साथ लिख दिए, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि जनाब आप एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं कर सकते, तो उससे आपको ये नहीं पता चलता कि किस चीज़ में ये ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और किस चीज़ में कम स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल स्टेप के इनकम स्टेटमेंट का ये फ़ायदा है जी। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में नहीं दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस सब डाल दिया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सब डाल दिया, उसकी कोई डिटेल्स नहीं दी। तो इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये कहलाएगा सिंगल स्टेट इनकम स्टेटमेंट। तो इससे भी आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं जी। और नीचे आइए। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि जनाब आप कितना इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो इन्वेस्टमेंट में आप क्या करेंगे, आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा।
अच्छा, नेट इनकम या रिटर्न तो आपका सबसे जो नीचे होता है इनकम स्टेटमेंट में, वो नेट इनकम होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड। एवरेज अमाउंट क्यों? क्योंकि पूरे साल के दौरान कंपनी शेयर्स अपनी खरीदती भी है, बेचती भी है, इसलिए आप देखेंगे कि पिछले साल के बैलेंस शीट में इक्विटी की अमाउंट कुछ और है, इस साल के बैलेंस शीट में इक्विटी की अमाउंट कुछ और है, तो पूरे साल वो चेंज होती रहती है। तो जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं उनका एवरेज ले लिया जाता है, पिछले साल का एंडिंग और इस साल का बिगने और अगले साल का जो एंडिंग इक्विटी है उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? ऑपरेशन कॉस्ट सारे आप एनुअल इनकम में से, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग इनकम आ जाता है। तो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या? ऑपरेटिंग इनकम एवरेज टोटल एसेट्स। अगेन टोटल एसेट्स के एवरेज क्यों लेते हैं? क्योंकि आप पिछले साल आपने जो एसेट्स की एंडिंग हुई थी, अब अगले साल आपने और एसेट्स खरीदे, अब एसेट्स कोई आपने महीने के साल के बीच में खरीदे, कोई आखिर में खरीदे, तो सारे एसेट्स ने आपको पूरे साल तो रिटर्न नहीं दिया, तो एक रफ एस्टिमेट के लिए एवरेज ले लेते हैं कि लास्ट ईयर का एसेट और इस साल का एसेट। और ये फार्मूले आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये फार्मूले उसमें एक शीट की शक्ल में नज़र आना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका रिटर्न ऑन एसेट। चलिए और नीचे आइए, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? ये आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। इससे ये पता चलता है कि भाई आपको इक्विटी पे कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी इन्वेस्टर्स ने जितने पैसे लगाए हैं उससे कितना मिल रहा है। और आगे आइए, ये देखिए आप लोग, इसको आप लोगों ने समझना है कि यार ये रेशियोज क्या बता रहे हैं। लेवरेजिंग क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन लेवरेजिंग? ये मैं कई दफा बता चुका हूं, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते असल में। लेवरेजिंग और गियरिंग ये एक ही टर्म है। देखिए कंपनीज क्या करती है कि वो सारा का सारा 100% अपना एसेट नहीं लगाते, क्योंकि वो कहते हैं 100% अपना एसेट लगाएं, एक तो रिस्क बहुत ज़्यादा है और फिर रिटर्न कम है। अगर 50% मैं एसेट लगाता हूँ और 50% मैं लोन लेके लगाता हूँ तो आई विल बी बेटर ऑफ। मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ तो मेरे 50% में तो 20% का प्रॉफिट हुआ ही हुआ, बैंक के 50% में भी 20% का प्रॉफिट हुआ। अब 10% में उसको इंटरेस्ट पे कर दूंगा तो 10% मुझे फ्री मिल गया, दैट इज 30%। तो अपने अगर इक्विटी पे मैं सारा करूंगा तो मुझे 20% मिलता है, और अगर दूसरे से लोन लेकर के करूं तो 30% मिलता है। आप भी खुश, बैंक भी खुश। तो इसमें से प्रॉब्लम होती है जब कंपनी डिक्लाइन पे जाती है तो वो इस काबिल नहीं रह पाती है कि वो कंपनीज को वो बैंक्स को पे कर सके, और एज ए रिजल्ट उन बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ती है। आप एक उस चार्ट पे आ जाए जिसके ऊपर सारा एक साथ लिखा हुआ है, वो जरूरत है। अच्छा, इस चार्ट के अंदर खास बात क्या है कि सिग्निफिकेंस भी दी हुई है कि इससे आप क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और इससे आपको क्या पता चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने दिया हुआ करंट रेशियो, अब करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड करंट लायबिलिटी है, क्या पे करता है, क्या पता करता है? शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी, ये पता करता है। ये सारे रेशियोज उन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे, उसका मेथड ऑफ कंप्यूटेशन दे दिए, यू कैन कैलकुलेट दैट। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल इससे ऊपर उन्होंने दी हुई है, उसके अंदर एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दिया हुआ है, अब उसमें रेशियोज कैलकुलेट करके उन्होंने एक एक रेशियो कैलकुलेट करके भी दिखा भी दिया। इन रेशियोज को कैलकुलेट करके आप कंपनी के बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या है। और आपको ये प्रोजेक्ट में भी ये सवाल दिया गया कि जनाब आप कंपनी को इवेलुएट करें तो डिफरेंट एस्पेक्ट से क्या है, और यही चीज़ बिल्कुल आप SPDM में भी करेंगे जो आपका आखिरी सब्जेक्ट है इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर में। तो इसलिए रेशियोज को प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको समझा दिया है, अब प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, पूछें। तो कोई क्वेश्चन है, पूछो भाई।
सर अभी जो आपने कहा दूसरी जो बुक हमने डाउनलोड की है उससे एक चैप्टर पढ़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? जी जी, अच्छा। ठीक है। एक चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का है, जिसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाया गया है, तो वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। और एक चैप्टर जो एक्चुअली कैपिटल बजटिंग का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं कराऊंगा इंशाल्लाह आपको। क्योंकि जब आप कोई कैपिटल बजटिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि वाई यू आर गोइंग टू परचेज दिस, तो इसकी फाइनेंशियल रिटर्न्स क्या है, तो वो आपको कैलकुलेट करके प्रूव करना पड़ता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एमआईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ें इस चैप्टर में। उससे क्या होगा कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई बॉयलर खरीदने जा रहे हैं, तो बॉयलर का जो आप प्रपोजल देंगे सीनियर मैनेजमेंट को, उसके साथ आप फाइनेंशियल कैलकुलेशंस भी करते हैं। वो फिर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को भी समझने में आसान आसानी होगी, आपके बॉस को भी समझने में आसानी होगी, और फाइनेंस को भी डिसीजन लेने में आसानी होगी। आप लोग इंजीनियर्स खासतौर पे क्या करते हैं, एक रिक्विजिशन दे देते हैं कि मुझे बॉयलर चाहिए, तो इस तरह की तो रिक्विजिशन हर कोई दे रहा होता है, किसी को बॉयलर चाहिए, किसी को मशीन चाहिए, किसी को कोई और चीज़ चाहिए, तो फिर वो उनके पास तो लिमिटेड पैसा होता है, तो वो प्रायोरिटाइज करते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन बनाना आपका काम होता है कि ये चीज़ अगर मुझे अपने डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, तो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन बनाऊं कि वो आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाए ओवर अदर्स। क्योंकि फाइनेंस में राशनिंग होती है। फाइनेंस ये तय करता है कि भाई इस साल हमने अगर 1 बिलियन रुपीज़ फॉर एग्जांपल खर्च करने हैं कैपिटल आइटम्स में, और उनके पास 3 बिलियन रुपीज़ के प्रपोजल्स आए हैं, तो 2 बिलियन रुपीज़ के प्रपोजल्स को वो साइड में रखेंगे। अगर आपने अपने प्रपोजल को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, तो आपका प्रपोजल हो सकता है कि आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, फिर उसकी प्रेजेंटेशन पुअर है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए कैपिटल बजटिंग आप लोगों को आना ज़रूरी है। ठीक है जनाब। देखो ये रेशियो बेटा, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, यानी दो चीज़ों को डिवाइड करना है, सारे में यही है। तो वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ों को माइनस करते हैं। अब ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्या करूं, मुझे तुम लोग समझा दो। राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।